नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। तो फिर हम आज हाजिर हो गए हैं अपने ASG टारगेट टॉप चैनल पे, जिसमें से कि अभी आप लोगों को लगातार द हिंदू पेपर का वो इम्पोर्टेंट न्यूज आपको कलेक्ट करके हम बता रहे हैं, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। खास करके जो भी वनडे एग्जामिनेशन होता है उसके लिए करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ ट्रेडिशनल जीके जो होता है, पारंपरिक सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, वह भी आपका मजबूत हो जाएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 20 मिनट 25 मिनट का होता है, जिसे आप फास्ट करके आराम से 10-15 मिनट में देख सकते हैं। और उसमें अगर आपको कोई कमी नजर आए तो आप कमेंट में सुझाव कर सकते हैं। और यदि आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें। ठीक, तो हमारी जो टीम है आपको उस नंबर पर PDF नोट्स सेंड कर देगा। ठीक, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग 6 जुलाई के हिंदू पेपर को रिसर्च करके कुछ चीज़ों को निकाले हैं। तो देखिए क्या सब न्यूज पेपर है, न्यूज क्या सब है। आइए पहले हम, और ध्यान रखेंगे जो सुन रहे हैं या जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, वो कृपया कॉपी और कलम निकाल के रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज हम उसको देंगे लिखने के लिए, वो बनाते रहेंगे तो काम आपका आसान होता रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हैं? जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी तैयार हो जाइए, जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो तैयार रहते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द हिंदू 6 जुलाई 2026, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 5 वीडियोज आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए। मुझे लगता है किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। करंट अफेयर्स पर अगर आपका पकड़ बन जाता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बनता रहेगा। आइए समाचार नंबर 1, पहले समाचार पढ़ लेते हैं फिर लिखाएंगे कुछ। कोरल ब्लीचिंग का संकट और मन्नार की खाड़ी। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार न्यूज ये है। तो आप लोग लिख लीजिए कि विश्व में और भारत में, विश्व और भारत में कोरल से निर्मित स्थलाकृति, ये आपको कल बताना है क्लास में कि विश्व में और भारत में कोरल से, मूंगा जिसको कहते हैं हम लोग, कोरल को हिंदी में कहते हैं मूंगा। ठीक, मूंगा की चट्टान भारत में कहां कहां है? ठीक, और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी मैं तो आंसर ही बता रहा था, विश्व में और कहां कहां है ये आप लोगों को लाना है, बताना है कि कोराल क्या है और कोराल से निर्मित स्थलाकृति विश्व में कहां कहां है। बन जाएगा। आइए, यही कोराल है, कोराल ब्लीचिंग और का संकट और मन्नार की खाड़ी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चीज को। ठीक है, आइए अब कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल द्वीप। कोराल को मूंगा भी कहते हैं और प्रवाल भी कहते हैं। वो समाज कंसंट्रेट, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग हो गया प्रवाल विरंजन। जब समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल जूजेंथली को बाहर, ये पूछ सकता है, जूजेंथली को बाहर निकाल देता है। इससे प्रवाल सफेद यानी ब्लीच्ड हो जाते हैं और खाना न मिलने के कारण मरने लगते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि भारत में जो लक्षद्वीप है, ठीक, लक्षद्वीप पूरी तरह से कोरल से ही बना हुआ है, प्रवाल से ही बना हुआ है लक्षद्वीप। ठीक, उसे प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है समझ गए?
कि जब हाँ प्रवाल अपने उत्कों में रहने वाले रंगीन शैवाल, उस शैवाल का नाम क्या है, या बायोलॉजी में पूछ देगा, बायोलॉजी में या बायोलॉजी के सेगमेंट में पूछ देगा कि कोरल्स के ऊतक में रहने वाले रंगीन शैवाल का नाम क्या है, ज़ूजेंथली। अब बच्चा सब सोचेगा कि 6 से लेके 10 क्लास तक का एनसीईआरटी पढ़ लिए, लेकिन ज़ूजेंथली कहीं मिला ही नहीं, तो फिर आया कहां से, करंट से आया। तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन कहां से बनेगा, ठीक, आप तो पहले एनसीईआरटी वो बेसिक है वो पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने के बाद अगर आप करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हमें बताइए हाँ कि अंडर मैट्रिक तक में क्लास 10 तक में ज़ूजेंथली एनसीईआरटी में है, नहीं मिलेगा। तो वो ज़ूजेंथली क्या है, ये क्वेश्चन बन गया, याद रखना है। इससे प्रवाल ब्लीच हो जाता है, सफेद हो जाता है और खाना ना मिलने के कारण मरने लगता है, ठीक। अब मन्नार की खाड़ी, ठीक, यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, जो अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन, मन्नार की खाड़ी। कौन, मन्नार की खाड़ी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यह प्रवाल के भित्ति यानी कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है, लिखते चलिए कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में लिखिए, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कमेंट में बताएंगे, ठीक। अब आ जाइए, क्या है इसका मुख्य बिंदु, क्या है, कोरल ब्लीचिंग का इस वर्ष यानी 2026 की बात अभी हम कर रहे हैं, अल नीनो। फिर एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अल नीनो क्या है। अब अल नीनो कहां से आ गया क्वेश्चन, ज्योग्राफी से। कहां से आ गया, ज्योग्राफी से। तो एक करंट को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो बायोलॉजी भी हमारा आ रहा है, ज्योग्राफी भी आ रहा है, आगे कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, ठीक। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे लोगों को अब वह पारंपरिक पढ़ाई छोड़ दे, लुसेंट, हाँ ये सब जो गाइड फाइड जो बाजार में बिक रहा है इसे छोड़ दे और आइए हमारे साथ। कहाँ है आप, हाँ वो डायलॉग में मार सकता हूं कि तेरा ध्यान किधर है, कि तेरा हीरो इधर है, ठीक। आपका हीरो इधर ही है, एग्जाम होने दीजिए, करंट वाला सेक्शन जो भी एग्जाम होगा इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा भाई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन लिखा जाए अल नीनो क्या है, ठीक। अभी भारत में बारिश कम होने की वजह क्या है, अल नीनो, क्या है, अल नीनो, ठीक है। अल नीनो के प्रभाव और रिकॉर्ड समुद्री तापमान के कारण मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग दर्ज की गई। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, यही होता है कि इससे प्रवाल सफेद हो जाते हैं और खाना ना मिलने के कारण मरने लगते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लक्षद्वीप है वह कंप्लीट कोराल यानी प्रवाल से ही बना हुआ है। बाद बाकी आपको होमवर्क मिला है कि विश्व में और कौन सा वैसे स्थलाकृति है जो प्रवाल से निर्मित है, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ ये लिख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये काम देगा, पूछ देगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 72 के तहत प्रवाल को अनुसूची 1 में रखा गया है, यानी गौर करने वाली बात है कि इन्हें बाघों के समान ही उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त है। जैसे भारत में अगर आप बाघ को मारेंगे तो आपको जेल हो जाएगा, उसी तरह से अगर आप प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, हाँ तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक। इसीलिए प्रवाल जो है
हमारे समुद्र के लिए और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक, ये तो इसमें आ गया, हम लोगों को बायोलॉजी भी मिला, हम लोगों को ज्योग्राफी भी मिला। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर। और बार बार देखिए, फिर अब उस्मा कहेगा जी सर हमको तो अनुच्छेद 48 के याद है। ठीक, फिर संवैधानिक 48 ए और 51 का ए का जी। ये 48 का ए पर्यावरण संरक्षण तथा वनों, झील, नदियों, वनों और सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना राज्य का कर्तव्य और प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग के ब्लू इकोनॉमी विजन के अनुसार टिकाऊ तटीय विकास के लिए समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली, मेराइन इकोसिस्टम का स्वस्थ होना अनिवार्य है। प्रवाल भित्तियां तटीय रेखा को तूफानों से बचाती है और फिशरीज का आधार है, मत्स्य पालन का आधार है। योजनागत मूल्यांकन करते हैं तो भारत सरकार के तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम और कॉप 26 के तहत पंचामृत लक्ष्य पूछ देगा, आपको लिख लीजिए, भारत सरकार का पंचामृत लक्ष्य क्या है, ये आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। भारत सरकार का पंचामृत लक्ष्य लिखिए। ठीक, पंचामृत लक्ष्य, ठीक, कॉप 2026 के तहत, हाँ, के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन घटाने का प्रयास जारी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर समुद्री प्रदूषण और अवैध पर्यटन, अनइरेगुलर टूरिज्म जो है को रोकने के लिए तटीय राज्यों के बीच अधिक प्रशासनिक तालमेल की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कोराल ब्लीचिंग का एक न्यूज था, जिस पर कि भारत सरकार अपनी चिंता व्यक्त कर रही है, क्योंकि लगातार वहां पर कोरल ब्लीचिंग का केस देखा गया है। अगर कोरल ब्लीचिंग इसी तरह से लगातार बढ़ता रहा तो हमारे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है और हम बहुत सारे समुद्री जीवों से वंचित हो सकते हैं। आइए अब हम लोग 6 जुलाई के हिंदू पेपर के दूसरा न्यूज को चेक करते हैं। वो तो पर्यावरण से रिलेटेड था। ये हो गया वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, बैंकिंग सेक्टर के जो भी बच्चे हैं, एसएससी सीजीएल के जो बच्चे हैं उनके लिए, और बीपीएससी यूपीएससी के लिए तो है ही, लेकिन ये न्यूज स्पेशली बैंकिंग और जो सीजीएल या एचएसएल के बच्चे हैं उनके लिए हो जाएगा। FATF क्या है, पहले इसको समझिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह क्या है? यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में, ये गौर करने वाली बात है कि G7 देशों की पहल पर हुई। अब आपको एक अगला होमवर्क मिलता है, लिखिए G7 में शामिल देश कौन सब देश, 7 देश का नाम हमें चाहिए। 7 देश का हमें नाम चाहिए, G7 के 7 देश। तो यह जो संस्था है FATF 1989 में G7 देशों की पहल पर स्थापित की गई थी, यदि याद रखना है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अब इसका काम क्या है? मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना है। बाद में इसमें सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण को भी जोड़ा गया। जैसे आपने देखा पहलगाम और पुलवामा में जो अटैक हुआ था वह टेरर अटैक था। हाँ, तो आतंकवादियों को फंडिंग कौन करता है? ठीक, ये टेररिज्म जो है ये इंटरनेशनल लेवल का क्राइसिस है। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो एक इंस्टीट्यूशन बना है
उसका नाम है FATF। ये किसके सिफारिश पर बना? तो G7 के सिफारिश पर। कब बना? 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। काम क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना है। और साथ में बाद में इसमें क्या किया गया, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का वित्त पोषण को भी जोड़ा गया। जैसे अभी अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि ईरान जो है वो सामूहिक विनाश के हथियार को बनाने में आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ईरान पर भी FATF का एक्शन आ जाए। अब आइए ग्रे और ब्लैक लिस्ट। ठीक, ये FATF जारी करता है एक लिस्ट जिसमें उन देशों को लिस्टेड किया जाता है जो देश टेरर फंडिंग में शामिल होते हैं। जो बहुत ज्यादा शामिल होते हैं उसको ब्लैक लिस्ट, जिस पर संभावना होती है उसको ग्रे लिस्ट कहा जाता है। जो देश टेरर फंडिंग रोकने में विफल हैं उन्हें ग्रे लिस्ट यानी बढ़ी हुई निगरानी या ब्लैक लिस्ट यानी असहयोगी देशों में डाला जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि FATF के अंतर्गत कितने देशों को ब्लैक लिस्ट किया गया? ब्लैक लिस्टेड कंट्री। इसमें देखिएगा आपका पड़ोसी पाकिस्तान का नाम शायद आ जाएगा। तो FATF में ब्लैक लिस्टेड कंट्री कौन सब है, इसका नाम आप लोग एक बार पता कर लें। अब आ जाइए क्या है इसका मुख्य बिंदु। FATF के आपसी मूल्यांकन में भारत को उच्च रेटिंग दी गई है, लेकिन वित्तीय नियामकों के गैर लाभकारी संगठन और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यानी भारत मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में भारत को उच्च रेटिंग दी गई है, लेकिन सलाह यह भी दिया गया है हाँ कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नजर रखा जाए, हो सकता है कि वहां चुनौती का सामना करना पड़ जाए। अब इसका संवैधानिक दृष्टिकोण देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 253, कल भी चर्चा हुई थी इसका। ठीक, संसद को किसी अन्य देशों या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में किए गए निर्णय को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति देती है। यानी भारत सरकार अगर किसी दूसरे देशों के साथ या किसी दूसरे संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि करती है तो भारतीय संघ को यानी भारत के अंदर रहने वाले जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को वह संधि स्वीकार करने की मजबूरी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 253 में संसद को यह शक्ति मिल गई है कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति को लागू कराने के लिए, वो संधि को लागू कराने के लिए भारत के लिए कानून बना सकती है। FATF के मानकों को पूरा करने के लिए ही घरेलू कानून में संशोधन भी करता है। अब नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग के अनुसार एक स्वच्छ और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली ही वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। यानी अगर हमारे यहाँ भारत में बेहतर प्रणाली है, वित्तीय पारदर्शी, स्वच्छ और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली है, तो हमारे यहाँ FDI भी अधिक आएंगे, FII भी आगे आएंगे। इससे क्या होगा? देश का डेवलपमेंट होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग चेक कर लेंगे कि FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यह दोनों टाइप का इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में दूसरे देशों के द्वारा किया जाता है। ये तब और अधिक किया जाएगा जब FATF के लिस्ट में जो कंट्री का नाम सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम और FIUND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जैसी संस्थाएं बेहद मुस्तैदी से काम कर रही है। पूछ देगा कि धन शोधन निवारण अधिनियम संस्था या कानून किसके लिए काम करती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए काम करती है। उसके बाद FIU इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये क्या करती है? यह भी मनी लॉन्ड्रिंग और
टेरर फंडिंग को रोकती है, कम कर रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक के क्षेत्र में हो रहे नए तकनीक आविष्कारों के कारण विनियामक कानूनों को लगातार अपडेट करने की प्रशासनिक चुनौतियां बनी हुई है। जैसे अभी जितना ज्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा कानून का भी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एआई आ गया है, बहुत सारे डिजिटल डेवलपमेंट हो गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भी अपना कानून को बनाना होगा। आज का अंतिम समाचार, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके किसानों के इंपॉर्टेंट तो सब, ठीक। राष्ट्रीय बीज नीति और जीएम फसल, ठीक। जीएम फसल को हम लोग पूरा नाम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसी फसलें जिनके डीएनए को, फसल को मॉडिफाइड किया जाता है, जिनके डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बदला जाता है ताकि वे कीट प्रतिरोधी या सूखा प्रतिरोधी बन सके। भारत में वर्तमान में बीटी कपास को व्यावसायिक खेती की अनुमति है। बीटी कपास क्या हो गया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है बीटी कॉटन। तो भारत में अगर आपको कहा जाए कि भारत में कौन सा ऐसा एक क्रॉप्स है जिसको जीएम क्रॉप्स के तौर पर भारत सरकार ने उगाने की अनुमति दी है, वो है बीटी कॉटन। अब आता है जीईएसी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है। यह भारत में जीएम फसलों के परीक्षण और व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी देने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। जैसे अभी हम लोग जो सब्जी सब खा रहे हैं, हाइब्रिड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाइब्रिड, हर सब्जी हाइब्रिड आ रहा है। अब कुछ दिन बाद बाजार में जीएम फसल आएगा, क्रॉप बैगन आएगा जीएम, वो अगर 10 दिन भी रह जाएगा उसमें कीड़ा आने लगेगा, ठीक। जीएम फसल ऐसा होता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा कर दिया जाता है कि वो जो फसल पानी सबसे ज्यादा डिमांड करता है, मॉडिफाइड करके क्या कर देते हैं, उसका पानी का सब डिमांड कम कर देते हैं, तो वो फसल कम पानी में भी उग सकता है। यही है जेनेटिकली मॉडिफाइड। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। कौन संस्था, हाँ, जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। सत्र का प्रमुख बिंदु क्या है, उच्चतम न्यायालय में बीटी बैगन और जीएम सरसों के व्यावसायिक रिलीज को लेकर चल रहे विवाद और सुरक्षा चिंताओं पर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिक के बीच बहस तेज हो गई है। कुछ दिन बाद हो सकता है बीटी बैगन आने वाला है, ये अगर आ जाएगा, इसके साथ में दिक्कतें क्या है, एक डिसएडवांटेज है क्या कि ये जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इसका आप बीज कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। इसके लिए फिर आपको फॉरेनर कंपनी पर डिपेंड करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है कहीं न कहीं विदेशी के चंगुल में फंस जाएगा। इसीलिए पर्यावरणविद और वैज्ञानिक के बीच बहस हो रही है कि हम बीटी कॉटन के तरह बीटी ब्रिंजल को भी लॉन्च करें या नहीं करें, ठीक। अब आ जाइए संवैधानिक नीति, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आजीविका और स्वास्थ्य का वितरण कहता है, याद आया, जहां वैज्ञानिक सुरक्षा रिपोर्ट के बिना जीएम फसल को लागू करना स्वास्थ्य के लिए अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, वही पूछ देगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन और आया कि कृषि किस सूची में होगा, समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य की सहमति इसमें अनिवार्य है। हाँ, नीति आयोग क्या कहता है, नीति आयोग ने अपने कृषि एजेंडा में फूड सिक्योरिटी और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग का समर्थन किया है। लेकिन आयोग यह भी मान रहा है, आयोग का, कि बायोसेफ्टी और बायोडायवर्सिटी से कोई समझौता
नहीं होना चाहिए, इसीलिए अभी बीटी कॉटन को ही अनुमति दी गई है। आने वाले समय में बीटी ब्रिंजल भी आपको देखने को मिलेगा अगर भारत सरकार इसकी अनुमति दे देता है। हाँ बोलो। हाँ, बायो सेफ्टी यानी जैव सुरक्षा, जैसे कोई भी फसल या कुछ भी लगाते हैं तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी हम खेत सब में कंपोस्ट का यूज करते हैं, गोबर का, और केमिकल का यूज कम करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज कम करते हैं। क्यों? बायो सेफ्टी के लिए, ताकि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी, उसमें रहने वाले जो लाभदायक बैक्टीरिया है वो सब जिंदा रह सके। ओके, यही क्या हुआ, बायो सेफ्टी। अब आ जाओ, क्या कहता है, हाँ, कि योजनागत परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। जो पता करिएगा आप अपने जिला उद्योग केंद्र में, अपने अगल बगल के ब्लॉक में, सरकार काफी सब्सिडी दे रही है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। जीएम तकनीक के विपरीत है। सरकार की नीतियों में यह अंतर विरोध और जीईएसी के निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। कृषि क्षेत्र में नीतिगत अनिश्चितता पैदा कर सकती है। हो सकता है किसान लोग फिर धरना प्रदर्शन कर ले, इसीलिए सरकार अभी बीटी बैगन को मंजूरी नहीं दिया है। ये था आज का हमारा 3 सेगमेंट, 3 न्यूज। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला न्यूज कोरल ब्लीचिंग का उठाया, उसके बाद दूसरा न्यूज हमने राष्ट्रीय बीज नीति, और नहीं, उससे पहले एक न्यूज और है वित्तीय FATF, उसके बाद राष्ट्रीय बीज नीति और जीएम क्रॉप्स। इसमें जितने भी आज हम लोगों ने होमवर्क के तौर पर चीजों को शॉर्ट लिस्ट किया है, इसे करके आएंगे तो कल का क्लास आपके लिए और ज्यादा रोचक, मजेदार और जानकारी से भरा हुआ। ठीक है, ओके, बाय बाय।